नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। इलेक्ट्रोस्टैट के 6 लेक्चर बना चुके हैं हम। 6 लेक्चर्स की प्लेलिस्ट तैयार है। डीप पढ़ने के लिए आप उन प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ये हमारा 7वां लेक्चर है और जो लेक्चर है ये है अबाउट द कूलाम्स फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म, मतलब कि कूलाम बल का सदिश निरूपण। इसको बच्चे रट लेते हैं, लेकिन इसको रटने की आवश्यकता नहीं, ये बहुत कंसेप्चुअल है। लेकिन अब थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको कि इसमें क्या नहीं रटना है और क्या कंसेप्चुअल है। मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या बताता है हमको? ये फॉर्मूला बताता है कि अगर ये Q1 चार्ज है, यह Q2 चार्ज है, ये एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो लगने वाले फोर्स का परिमाण, मैग्नीट्यूड, इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड है। ये बात यहां तक क्लियर है हमको। तो जब हमारे पास फॉर्मूला है, हम पढ़ चुके हैं, हम इसको जानते हैं, इसमें न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, फिर हमें इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है? दैट इज द फर्स्ट थिंग। ये पहली बात तो सोचनी पड़ेगी कि इसको क्यों पढ़े। अब क्यों पढ़े वो समझो। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि यह दो चार्ज हैं, यह है Q1, यह है Q2, बीच की डिस्टेंस R। याद रखना आप डिस्टेंस बोल रहे हैं, इसलिए आपको निकालो, मैंने डिस्टेंस बोला और आप इसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि यह Q1 चार्ज इस Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा और ये वाला Q2 चार्ज इस Q1 पे कितना फोर्स लगाएगा। भाई आपका ये वाला फॉर्मूला तो इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स का परिमाण, मैग्नीट्यूड देता है। लेकिन मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूं कि Q1 Q2 पे कितना लगाएगा और Q2 Q1 पे कितना लगाएगा। तो जवाब, अब जवाब ढूंढ रहे हो तो समझो उस जवाब को ढूंढने के लिए ही ये पढ़ना पड़ता है। तो ये तो मिला रीजन कि मैं इस टॉपिक को पढ़ूं क्यों, क्योंकि मेरे को यह पता लगाना है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर बराबर फोर्स लगाते हैं क्या, और जब बराबर फोर्स लगाते हैं तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि अगर मुझको ये पढ़ना है, कूलाम फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म में पढ़ना चाहते हो, तो तुमको विस्थापन सदिश, जिसे अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं, भाई इसके बारे में नॉलेज का होना जरूरी है। 11th में पढ़ा था, 12th में काम आ रहा है। विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता क्या है? क्योंकि अगर यह पकड़ में आ गया ना तो फिर इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, और अगर इसमें कंफ्यूजन है तो ये पकड़ में नहीं आएगा। अब सुनो, मान लो मैं यहां पर हूं एट पॉइंट 0, ठीक है। यह है 10, यह 20, 30, 40 और 50, ठीक है। अगर मान लो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन इस 20 पे था, कोई पर्सन या ऑब्जेक्ट इस 20 पे था, मान ली मैंने यहां से इसकी डिस्टेंस, इसको मैं x1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं फ्रॉम दैट 0, और यही व्यक्ति कुछ देर बाद चल के इस 50 पे पहुंच गया। मान लो मैंने बोल दिया इसको x2। मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मेरे को ये बताओ, जब मैं यहां से यहां पहुंच गया तो मेरी डिस्टेंस कितनी है? आप बोलोगे 10, 20, 30, 30। मैं बोलूं कि विस्थापन बताओ, तो आप बोलोगे 10, 20, 30। विस्थापन कैसे निकालते हो? फाइनल पोजीशन मतलब कि x2, तो x2 कितना है? x2 माइनस x1 मतलब कि डेल्टा x, मतलब कि 50 में से 20 माइनस किया, 50 माइनस 20, आंसर मिला 30। अब आप सुनो मेन बात। भैया बात ऐसी है कि डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन मिल गए बराबर परिमाण में दिशा। जब मैंने 50 में से 20 माइनस किया था,
आंसर आई एम गेटिंग पॉजिटिव, आंसर मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं अभी इस प्लस एक्स में ही हूं, ठीक है। और आंसर पॉजिटिव का मतलब है कि जो मैंने विस्थापन किया है वो कहीं ना कहीं प्लस एक्स की डायरेक्शन में ही है। अब उल्टा सोचो, अब जो पॉइंट आएगा उस पर बिल्कुल फोकस करो। मान लो पर्सन था 50 पे, पर्सन था 50 पे, चल के वह आ गया 20 पे। मेरे को ये बताओ अब विस्थापन कितना, विस्थापन आप कहोगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो बोलोगे। अच्छा तो फाइनल पोजीशन कितनी है भाई तुम्हारी, फाइनल पोजीशन क्योंकि आप 50 पे थे, 50 से आप 20 पर आ गए, तो फाइनल पोजीशन कितनी है आपकी 20। तो आपने लिखा 20 माइनस 50, इसका मतलब आपकी जो पहले वाली कंडीशन, मतलब कि आपकी प्रारंभिक स्थिति x1 आप यहाँ थे, उसके बाद आप आ गए x2 पे, तो आपने किया x2 माइनस x1 डेल्टा x। मेरे को बताओ आंसर कितना। तो आप ध्यान दो, आपने लिखा -30, ध्यान दो भाई ध्यान, -30 का मतलब है यू आर हेडिंग टूवर्ड्स द नेगेटिव x, आप नेगेटिव x की तरफ जा रहे हो। अच्छा परिमाण देखो, परिमाण तो 30 ही है, और परिमाण तो 30 ही होगा, इन दोनों के बीच की दूरी 30, मेरा मतलब है विस्थापन 30 से कम या ज्यादा थोड़ा ना हो जाएगा। अब इस बात को समझो, जब मैं यहां से खड़ा होकर यहाँ की बात करता हूं तो विस्थापन 30, जब मैं यहां से खड़ा होकर यहाँ की बात करता हूं विस्थापन 30, लेकिन डायरेक्शन में अंतर किसका, साइन का, प्लस का माइनस का। इसका मतलब जब आंसर प्लस था तो यू आर मूविंग टुवर्ड्स द प्लस एक्स, तो नेगेटिव साइन आया इसका मतलब कि यू आर हेडिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव, क्योंकि यहीं पे तो नेगेटिव होता है, नेगेटिव यहीं तो होता है, यस और नॉट, यस। तो इसका मतलब यह है परिमाण तो वही है 30, लेकिन डायरेक्शन की वजह से प्लस और माइनस आता है विस्थापन में, विस्थापन में। और दूरी, दूरी अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही बार चलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही बार चलता है तो उसकी दूरी और विस्थापन का जो मान है, परिमाण, वो क्या होता है, बराबर ही आता है। इस सारी की सारी थ्योरी का निचोड़ क्या है वही बताएगा अब यहाँ पे, फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। अब ध्यान दो भाई, अब मान लो आपके चार्ज, क्योंकि मेरे को बात करनी चार्ज की, यह आपके ओरिजिन पॉइंट ओ, यहां पर रखा हुआ एक चार्ज। अब आपका चार्ज किसी एक तल में है, प्लेन में, तो जब चार्ज किसी तल में या प्लेन होता है, प्लेन में होता है, तो किसी एक्स या वाई से काम चलेगा, दोनों चाहिए। अच्छा दोनों क्यों चाहिए, क्योंकि अगर मुझे इसकी पोजीशन चाहिए Q1 चार्ज की, तो मेरे को यहां पर बताना पड़ेगा कि x1 मतलब कि ये यहां पर x कितना चलूं मैं, x में कितना चलूं और y में कितना चलूं। मान लो ये इसका है y1, तो x1 और y1 मिलके तो इसकी पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश बनाते हैं, तो स्थिति सदिश बना दिए उन्होंने ये लोग, और ये लिख दिया तुमने r1 वेक्टर। तो इस r1 वेक्टर में ओनली x या y नहीं होगा, दोनों मिलके क्या बनाएंगे, इसका स्थिति सदिश बनाएंगे, पोजीशन वेक्टर। दूसरा चार्ज मान लो यहां रखा है एट दिस पोजीशन, यहां दे देता है। अब मेरे को ये बताओ इसके लिए ये कितना चलेगा x2, और यहां कितना चला y2, तो इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बना, ये रहा। इसको क्या लिख दूं, r2, इस r2 में क्या है x2 और y2। अब समझो बात हो रही है इस q1 और q2 चार्ज की फोर्स की, बात हो रही है Q1 और Q2 चार्ज के फोर्स की, ठीक है भाई, दोनों ही पॉजिटिव है, रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने के लिए लाइन खींच देते हैं, ये लीजिए।
ये लाइन, ये बन गई आपकी लाइन। कौन सी लाइन? कूलाम फोर्स वर्क ऑन अ लाइन, ठीक है। अगर मैं चार्ज उठा के यहाँ डालूं तो एक सिंगल लाइन, तभी तो डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस इज द डिस्प्लेसमेंट, यस और नॉट? यस। अब मेरे को अगर इस Q2 चार्ज पे फोर्स लिखना है, Q2 चार्ज पे फोर्स लिखना है, तो कैसे लिखोगे? आप लिखोगे दूसरे पर पहले की वजह से। ये नोटेशन यही कहता है, दूसरे पर पहले की वजह से लगने वाला फोर्स इट्स अ वेक्टर। अब आप फोर्स वेक्टर की बात कर रहे हो क्योंकि आप पढ़ी वेक्टर हो। पहले पर दूसरे की वजह से क्या लिख दूं? F12 वेक्टर। कहां तकलीफ आ रही थी? अगर हम यहां बीच के डिस्टेंस जो पहले हमने k q इनटू अपन r स्क्वायर में केवल r मान के काम चला दिया था, तो अब यहां पर r से काम क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि भैया अब आप बात कर रहे हो वेक्टर की, क्योंकि जब आप यहां से यहां चलते हो तो आपको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, जब आप यहां से यहां चलते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी? नेगेटिव। इसलिए r से काम नहीं चल सकता। r में कैसे बताऊं? अगर मान लो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को r लिख दूं, अब बताओ मेरे को ये कैसे प्लस और कैसे माइनस? नहीं हो सकता। इसीलिए तो यहां पर क्या आता है? R21। तो मैं F21 के लिए क्या लिख दूंगा यहां पर? R21। ये लो, जब मैं इस Q1 पे खड़ा होकर इस Q2 को देखता हूं, इस Q1 को खड़ा होकर Q2, इस Q1 पे खड़ा होकर Q2 को देखता हूं, यहां खड़ा होके और इस Q2 को देखता हूं, और मैं पूछता हूं कि हम दोनों के बीच की विस्थापन कितना? डिस्प्लेसमेंट। तो आप कहते हो फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर दो, तो फाइनल पोजीशन क्या है इसकी? R2। इनिशियल पोजीशन क्या है? R1। तो यहां पर क्या होगा? R2 माइनस R1। तो जो R2 माइनस R1 है उसका नोटेशन क्या देते हैं? उसका नोटेशन देते हैं हम R21 वेक्टर। अब इसकी अगर डायरेक्शन यहां होगी तो मेरे को बात बताओ, R12 की जैसे +30 था वैसे -30, तो R12 की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट ही होगी। R12 की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी। R12 कैसा आएगा? अपने आप को Q2 पे खड़ा हो समझो, और अब बताओ कि भाई मेरे और इसके बीच के विस्थापन कितना? तो आप कहोगे इसकी पोजीशन में से मेरी पोजीशन माइनस कर दो, तो R1 में से R2 माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगी? R12। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर जो R21 और R12 हैं ये एक दूसरे के बराबर, +30 -30 परिमाण बराबर, लेकिन दिशा दोनों की क्या होगी? विपरीत होगी। क्योंकि इस बार आपको बल कैसा चाहिए? वेक्टर फॉर्म में ही चाहिए। इस डायग्राम को देख लो आप कि इसकी कहानी क्या है, ये डायग्राम बनता क्यों और कैसे बनता है। ठीक है, फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे विदिन सेकंड। याद करा दूंगा 1 मिनट में, 1 सेकंड लगेगी याद करने के लिए, लेकिन कंसेप्ट जो दिया है उसको पकड़ के चलो। ठीक है, तो यहां पर Q1 और Q2 है, दूसरे पर पहले की वजह से फोर्स F21 इन दैट डायरेक्शन, F12 इन दैट डायरेक्शन। मेरे को बताओ कि F12 और F21 की वैल्यूज कितनी है, वो अपन हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये था डायग्राम का डिस्क्रिप्शन, हटा रहा हूं इसको, जगह चाहिए मुझे। अब देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कह रहा हूं, अगर मान लो मैं तुमको एक फॉर्मूला लिख कर देता हूं यहाँ पे, और इसको यहीं छोड़ेंगे हम फॉर्मूले को। अगर मान लो मैं एकांक सदिश की बात करता हूं, एकांक सदिश, इसमें तो केवल दिशा होती है, तो आप ऐसी तो लिखते हो वेक्टर और उस वेक्टर का परिमाण। बोलो 11th में पढ़ा है कि? देखो ये रोल प्ले करेंगे छोटी छोटी चीजें। अच्छा ध्यान दो, अगर मैं यहां से वेक्टर निकालूं तो वेक्टर क्या निकलेगा? ए वेक्टर इक्वल्स टू ए का परिमाण और उसकी दिशा। बस तुम तो ये 2 फॉर्मूले याद कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार है इस टॉपिक में। जबकि 11th में है ही, इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब समझो, अगर कोई वेक्टर बनेगा, रिपीट, अगर कोई वेक्टर बनेगा तो उसमें एक तो होगा परिमाण और एक होगी दिशा। अब मुझे बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है कि नहीं देखा? 100% देखा है सर, 100% देखा है। आपने ऐसा देखा है कि नहीं देखा? 100% देखा है। अब
इसको कंपेयर करो, यहां पर ये क्या है, परिमाण, अरे ये रहा ना परिमाण, ये क्या है, दिशा, ये ना दिशा, ये आई कैप फॉर द एक्स, ये जे के मतलब कि वाई, अरे बना कि नहीं बना वेक्टर, बना। तो अब बात बताओ मेरे को, जब मैं तुमको फॉर्मूला दे ही दिया, तो एक बात बताओ, तुमको फॉर्मूला बनाना किसका है, F21 वेक्टर, इस फॉर्मूले से F21 वेक्टर का परिमाण और F21 के लिए दिशा, विस्थापन, क्या लिखा तुमने, दिशा R21, क्या फॉर्मूला बन गया। कोई भी वेक्टर बनाने के लिए उसका परिमाण चाहिए, उसकी दिशा चाहिए, दिशा हमको पता है R21, अभी डायग्राम बनाया था, यहाँ लग रही थी इसके लिए फोर्स, क्योंकि मेरे को दूसरे पर पहले की वजह से फोर्स और दिशा पे जाना है, दोनों के बीच की दिशा क्या होगी R21, क्योंकि वो विस्थापन है, क्योंकि अब आप समझो, अब मेरे को परिमाण चाहिए, परिमाण, ध्यान दो, F21 इक्वल्स टू, ये वेक्टर लगा देता हूं, K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का वर्ग, और ये R21 वेक्टर, चेक करो दिख रहा है, F21 वेक्टर, परिमाण, परिमाण, इसमें केवल ही परिमाण रहेगा, ये ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये रही, केवल परिमाण, के Q1 परिमाण की फॉर्म में तो लेते हो, प्लस हो तो माइनस, माइनस होता है तो भी प्लस कर देते हो, परिमाण, परिमाण, और ये क्या लग गया, परिमाण, तो इसमें पूरी वैल्यू परिमाण, परिमाण, इसकी दिशा R21 कैप, यस और नॉट, यस, ठीक है, आगे चलते हैं, ध्यान दो, K Q1 Q2 R21 का स्क्वायर और R21 क्या, ध्यान दो, F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का वर्ग, मतलब कि परिमाण, स्क्वायर, इस कैप को देखो तो, एकांक सदिश को देखो तो, अगर एकांक सदिश के लिए मेरे को फॉर्मूला बनाना है तो मेरे को चाहिए सदिश, तो मैंने यहाँ इसके लिए यहाँ लिख दिया मैंने R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोलो, ये K1 Q2 ये तो एज इट इज है, ये कैप है, इस कैप को इस फॉर्मूले से मैं लिख सकता हूँ, R21 है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने बना दिया R21 वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। अब मेरे को बताओ, ये है R21 का स्क्वायर, ये है R21, नीचे कितना हो जाएगा, कितना, Q, सिंपल मैथ, F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का होल क्यूब, यहाँ बचेगा R21 वेक्टर, सिंपल, मल्टीप्लाई किया, क्यूब बना दिया, R21 वेक्टर का R21 वेक्टर रह गया, ठीक है, इसको हटा रहा हूं, मेरे को इसकी नीड नहीं है। देखो R21 विस्थापन सदिश कैसे लिखते हैं, R21 विस्थापन सदिश X21 वाला कैसे लिखोगे, F21 वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का क्यूब, मैग्नीट्यूड है ये, ध्यान रखना किसी भी हाल में, यह वाला R2 वेक्टर, इसको ऐसे ब्रैकेट में देता हूँ, माइनस R1 वेक्टर, अरे ये वही विस्थापन सदिश तो है, x2 माइनस x1, वही तो कर दिया मैंने, R2 माइनस R1, ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को देख लो तुम तो बेड़ा पार, क्यों, ध्यान दो, F21 K Q1 Q2 R2 माइनस R1
वेक्टर वेक्टर क्यूब मैग्नीट्यूड, ये पूरी वैल्यू मैग्नीट्यूड, ये R2 वेक्टर माइनस R1, क्योंकि ये हमारे पास सदिश है तो सदिश की फॉर्म में लिख दिया R2 माइनस R1 ने विस्थापन सदिश है। तो एक बात बताओ मेरे को, क्या मेरे को F12 निकालने में दम जोर लगाना पड़ेगा? F12 निकालने में ये फॉर्मूला रहा ना, F12 निकालने में क्या होगा, ध्यान दो, F12 वेक्टर मतलब कि पहले चार्ज पर दूसरे की वजह से लगने वाला फोर्स, K1 Q2 तीनों मल्टीप्लाई में, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को लिख लो K1 Q2। यहाँ पर जब F21 था तो यहाँ पर 2 था, यहाँ 1 2 है तो यहाँ क्या आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब, यहाँ पर R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये लीजिए, ये बन गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को नाम दे दो 1, इस फॉर्मूले को नाम दे दो 2, और इसको देखो F21 था तो यहाँ पर 21 है, 21 है, यहाँ 1 2 है तो 1 2 है और 1 2 है, जबकि कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब कि 1 सेकेंड लगेगी अपन को F12 निकालने में, वही सेम प्रोसेस करनी है। तो अगर आप लिख भी सकते हो एज द सेम में, कोई गलत नहीं कर सकता। अब मेरे को एक बात बताओ जिसके लिए पूरी रामायण हुई है, अब मेरे को उनकी जरूरत नहीं, मैं हटा रहा हूं। इसको समझो, R2 और R1 का क्यूब समझो, जो मैं बताना चाह रहा हूं। मान लो फर्ज करो R2 की वैल्यू है 20, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और R1 की वैल्यू है 10, मान लो, केवल मानना है। अगर मैं 20 माइनस 10 करूं, R2 माइनस R1, ठीक है, ये लो R2 माइनस R1, मान लो मैंने लिखा 20 माइनस 10, वैल्यू कितनी मिली 10। यह अगर 10 का मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में देखूं तो 10 है, ठीक है, अगर मैं इस फॉर्म में बात करूं तो 10 तो 10 ही है। अच्छा, अगर अपन इसको R1 माइनस R2 करें तो, और इसके ऊपर भी मैंने क्या लगा दूं मोड, तो मेरे को क्या मिलेगा 10 माइनस 20, तो लेकिन मेरे को वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस 10 का मोड होता कितना है, 10 ही होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यह बिगिनिंग वाली दोनों वैल्यूज तो सेम है, क्योंकि भाई के Q1 Q2 तीनों को मल्टीप्लाई, अगर आप यहाँ पर वैल्यू लेते हो उसका मोड लेते हो तो 10 ही आएगा, और R1 माइनस R2 का मोड लेते हो तब भी क्या है 10 ही आएगा। कहने का मतलब है इन दोनों वैल्यू में तो कोई फर्क नहीं है। अब जो मेन पॉइंट है वो पकड़ो, इसका मतलब है Q1 Q2 पर और Q2 Q1 पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, बिल्कुल बराबर। अगर ये वाला चार्ज इस पे 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये वाला चार्ज इस पे कितना लगाएगा, 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि ये इस पर 100 लगा और ये इस पर 110 लगा दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो कौन प्रूफ करके दे रहा है, यह प्रूफ करके दे रहा है कूलम्ब फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। इसलिए पढ़ रहे हो तुम क्योंकि तुमको ये प्रूफ करके दे रहा है कि लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, भाई ये मैग्नीट्यूड, आगे वाला पोर्शन तो मैग्नीट्यूड परिमाण ही है, पीछे वाला ही तो दिशा को बता रहा है। और दिशा तो क्या है, दिशा तो विपरीत है। कैसे, आ जाओ, ये बात समझ में आ गई तो इसको हटाओ। अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि F21 और F12 में अगर मैं ये देखूं, अगर मान लो मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लूं, इस फर्स्ट इक्वेशन में से नेगेटिव कॉमन ले लूं, ध्यान देना, फर्स्ट इक्वेशन में से मैं नेगेटिव कॉमन ले रहा हूं। देखो F21 वेक्टर K Q1 Q2 अपॉन, इसमें तो नेगेटिव कॉमन है, इसमें फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहाँ पर कुछ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर नेगेटिव कॉमन ले रहा हूँ और मैं वो नेगेटिव का यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ मैं नेगेटिव कॉमन लिया है, यहाँ मेरे पास बनेगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है। और F12 देखो,
के Q1 Q2 R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, यहाँ पर है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों इक्वेशन को चेक करो, ये तो बराबर है, यह तो बराबर है, ये भी मैंने नेगेटिव लेके बराबर कर दिया, लेकिन F21 की वैल्यू और F12 की वैल्यू में अंतर किसका आ गया? ओनली नेगेटिव का। अब पूरी की पूरी सारी के सारे इक्वेशन बराबर है, ये पूरा का पूरा सेम हो चुका है। ये पूरा का पूरा सेम है, लेकिन अंतर किसका है? नेगेटिव का। इसका मतलब F12 F21 के बराबर तो है, लेकिन विद द साइन ऑफ नेगेटिव। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करता है कि दोनों भैया बराबर बल लगाएंगे, लेकिन दोनों के बल की दिशा क्या होगी? जस्ट अपोजिट। तुम यहाँ लगा रहे हो, हम वहां लगा रहे हैं, लेकिन दोनों बलों का परिमाण बराबर है, परिमाण देख लो आप बराबर, लेकिन दिशा क्या होती है? विपरीत। तो हम यहाँ से क्या लास्ट कंक्लूजन में पहुंचते हैं? जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो यह है कि F21 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F12 वेक्टर। यह सिद्ध हो गया कि लगने वाला बल दोनों चार्जेस पर मैग्नीट्यूड में सेम, मैग्नीट्यूड में सेम, F12 और F21 मैग्नीट्यूड में सेम। तुम भी 30 लगाओगे, हम भी 30 लगाएंगे, मैग्नीट्यूड में सेम, लेकिन दोनों की दिशा क्या होती है? विपरीत होती है। यही बताता है आपका कूलम्ब फोर्स इन अ वेक्टर फॉर्म। यह है इसकी मेन कंसेप्ट, जिसको अब आपको भूलना नहीं है, रटना नहीं है। आपको मैंने एक बारीक चीज बता दी एक टॉपिक, ठीक है? एक न्यूमेरिकल करता है। एक ट्रायंगल, ठीक है, एंगल 90। इस कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर पे न्यूमेरिकल करेंगे हम, ठीक है? तो बने रहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, सब्सक्राइब कीजिए आप। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक चार्ज रखता हूँ, यहाँ पे भी एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है, और ये सारे के सारे चार्ज 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम, ठीक है? मुझे इस ए बी और सी, मेरे को इस बी वाले चार्ज पर नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट है, इस बी वाले चार्ज पर नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? अब मैंने आपको क्या सिखाया, जिस चार्ज के लिए बात करता है केवल उसी चार्ज पर बिल्कुल फोकस चले जाओ, केवल इस चार्ज पर फोकस करो कि इसका क्या होगा। तो ये वाला सी वाला चार्ज इसको क्या करेगा? फोर्स देगा, मैंने नाम लिख दिया F1। ये वाला चार्ज इसको फोर्स देगा, इसको मैं नाम दे दिया F2। इनके बीच की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं, तो भैया इसको लिख देते हैं 3, इसको लिख देते हैं 4, इसको लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब आप ध्यान दो, लगने वाले दोनों फोर्स क्या है? कौन से एंगल पर है? 90 पे। इसका मतलब जब दो फोर्स 90 पे हो तो किससे काम चलाना पड़ेगा? इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट से। उसको मैं लिख दूंगा Fr। तो जो ये चार्ज जिस डायरेक्शन में जाने वाला है ना, वो कौन सी डायरेक्शन होगी? रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी और Fr होगी। बस अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है? क्योंकि मैंने आपको इससे इस पे फोर्स निकालना है, इससे इस पे फोर्स निकालना है। तो मैं आपको एक फोर्स निकाल कर देता हूँ, फिर आप लोग मुझको आंसर बताएंगे। मैं आपको तरीका बता दूं इसका। जैसे ही अपने पास अपन को रिजल्टेंट फोर्स निकाल लो कभी भी, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस। कॉस का मतलब है
इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितना है 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। इसका मतलब ये टर्म कितनी हो गई 0। बस आपको फाइंड आउट क्या करना है, एफ आर इक्वल्स टू रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। केवल अब आपको F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस F1 F2 cos 90 को लिखा कि दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है 90, तो cos 90 वैल्यू 0 हटा, तो क्या बचेगा ओनली F1 प्लस F2। अब आपको यहाँ से इस पे फोर्स निकालना है, F1 और F2 की वैल्यू आगे पुट कर दो, यहाँ पे क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हटा देते हैं इसको। तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने क्या निकाला, रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल निकाला है। ठीक है, अब अपन आते हैं इसको सॉल्व कर देते हैं। F1 इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, F1 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 की वैल्यू 2 इंटू 2 4 इंटू 10⁻⁻6 और 6 12। बीच की डिस्टेंस एक की थी 3, एक की थी 4, तो 3 सेंटीमीटर वाली लेते हैं। 3 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻4। ये कैसा आया 3 सेंटीमीटर भाई, 3 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर करोगे 9 10⁻4, हटाइए 9 से 9 हटाइए। ठीक है, ऊपर लेके जाइए, तो यहाँ बनने वाला है F1 इक्वल्स टू, यह है अपने पास बचा 4 इंटू 10⁻⁹ प्लस 4, इस 4 को अपर मूव करो और -12, 9 और 4 13, तो F1 की वैल्यू कितनी मिल गई 40 न्यूटन। चेक करो, F1 की वैल्यू K Q न्यूटन बना स्क्वायर, F1 K की वैल्यू रख दी, Q1 Q2 2 इंटू 2 माइक्रोकूलम, तो 2 2 4 10 की घात -6 10 की घात -6 10 की पावर -6 10 की पावर -6 10 की पावर -12 R स्क्वायर। 3 सेंटीमीटर, मैंने 3 सेंटीमीटर वाला पहले किया, तो 3 का स्क्वायर 9 सेंटीमीटर का 10 की पावर -2 -2 का स्क्वायर करोगे -4, 9 से 9 कैंसिल, 4 9 और 4 13, 9 और 4 13 -12 ओनली 10 बचेगा, तो ये आ गया 40 न्यूटन। तो एक फोर्स कितना आ गया 40 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स 40 न्यूटन आ गया। याद रखना दूसरा फोर्स वो निकाल लेता है, F2 ओनली डिस्टेंस का अंतर, ठीक है ना, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F2 इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻⁹, यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, 4 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर का -4, तो इसको हटाओ 4 टाइम 4 चौक 16, तो 9 और ये वही बनने वाला है। तो F2 की वैल्यू कितनी बनने वाली है 9 इंटू 9 और 4 13 में से 12 गया तो 10 बचेगा और नीचे बचा है 4, तो F2 इक्वल्स टू 90/4। सेम K Q मीटर पर R स्क्वायर, K वैल्यू Q1 Q2 2 माइक्रोकूलम 2 2 4, वही सेम ऊपर वाला सेम ही। R की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻⁻2 4 10 की घात 2 का स्क्वायर, तो 4 का 16 10 की पावर -2 का स्क्वायर 10 की पावर -4, तो इस 4 से गया 4, यहाँ बचेगा 9, ये 9 और 10 की पावर 4 13 में से 12 गया 10 10 90/4, तो F2 की वैल्यू मिलेगी अपन को 22.5 न्यूटन। तो तुम्हारे पास F1 और F2 दोनों आ गए, F1 था 40 और F2 कितना है 22.5। क्या करना था परिणामी, क्योंकि दोनों की दिशा एक सेम नहीं है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन लग रहे हैं, तो 22.5 और 40, तो परिणामी बल कैसे निकलेगा F R बराबर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 cos 90 cos 90 जीरो से प्लस वाला हट गया, रिजल्ट निकालने का फॉर्मूला, तो यहाँ लिख देते हैं 40 का स्क्वायर, लिखते हैं 22.5 का स्क्वायर और रूट। इसको सॉल्व करना है आपको, तो ये आई थिंक लगभग 45.8 न्यूटन लगा हुआ है। इसको आंसर को एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तरीका आपको पकड़ में आ गया।
40 का स्क्वायर प्लस 22.5 का स्क्वायर, इसका होल रूट है, तो 45.8 के लगभग आंसर होगा। इस आंसर को चेक कर लेना। यह एससी वर्मा का क्वेश्चन है, श्री एससी वर्मा जी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एससी वर्मा की बुक का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आ गया हमको तो, ठीक है। तो ऐसे अपन को ये क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। आगे अपन को भी और बहुत सारे न्यूमेरिकल करने हैं। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम लोगों तक, बच्चों तक पहुंचाएं। मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम बच्चों तक ये लेक्चर मेरे पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक काम करना है, पढ़ाई करनी, वो भी कैसे, बहुत ही डीप। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।